वेलकम टू कोड मेड इजी। अभी हम जो बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के ऊपर, ठीक है। एलिमेंट्री सिग्नल्स को हम देखने वाले हैं और इसके अंदर हम सबसे पहला जो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर की थी, किस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने वहाँ पे देखी थी। हमने साथ में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी हमने वहाँ पे देखी थी कि हम किस तरह से इन सभी प्रॉपर्टीज का हम लोग जो है गिवन सिग्नल्स में यूज करके हम जो है ग्राफ बना सकते हैं। और हमने क्वेश्चंस भी 2-3 प्लॉटिंग के ऊपर लगाए थे जो कि लाइक अच्छे थे और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा उनको। अब हम जो बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल पे बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल सिग्नल बेसिकली क्या है? एक्सपोनेंशियल सिग्नल आप जानते हैं, एक्सपोनेंशियल है तो भैया वो ई से जो है हमेशा डिनोट होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू बी ई टू द पावर ए टी, जहाँ पे बी क्या आपका एक कांस्टेंट है जो कि रियल पैरामीटर है, ठीक है। अब रियल पैरामीटर है तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि लाइक जो भी वैल्यू बी ले रहा होगा वो रियल वैल्यू ले रहा होगा, आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं ले रहा होगा, ठीक है। और बी क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, क्योंकि देखो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 5 ई टू द पावर ए टी, तो बेसिकली ये 5 क्या है, इस एक्सपोनेंशियल का 5 क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड है तो अब देखो बी आपके पास एम्पलीट्यूड है, छोटा ए जो है वहां पे वो क्या है आपका, ए जो है आपका डिपेंड कर रहा है। देखो ए अगर आपका ऐसे कोई कांस्टेंट है, अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो और ए इक्वल टू जीरो, ये कुछ कंडीशंस हैं जिस पे ए डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो टी तो आपका टाइम है, टी हमेशा ही, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो से और टी जितना भी आप जो टाइम देना चाहते हो जिस उसकी अलग बात है। लेकिन ए की यहाँ पे स्पेशली बात की जाएगी, ए जो आपका कांस्टेंट होता नहीं है, ए बेसिकली आपका क्या है, ए यहाँ पे एक ऐसा टर्म है, ऐसा टर्म मान लो जिसे हम लोग डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल ए को नहीं बोलते हैं जब ए हमारा लेस देन जीरो होता है। ये वाली कंडीशन अगर मान लो ए की वैल्यू जीरो से छोटी होती है, मतलब नेगेटिव होती है, तो उस केस के लिए जो ए है आपका डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, मतलब डीके की तरह काम करता है। मतलब जो गिवन एक्सपोनेंशियल है पूरा वो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बन जाता है। और वहीं पे अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो आपका ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो गिवन इक्वेशन है वो आपका क्या हो जाता है, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता रखनी है। अब देखो इनका ग्राफ देख लो। सबसे पहले अगर आपका छोटा ए ई टू द पावर, छोटा ए की वैल्यू -5 ले लेते हैं इंटू टी है, तो अब ये कैसा बनेगा, ये आपका क्या हो गया, डिकेइंग हो गया, ठीक है। तो मतलब ग्राफ आपका कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, देखो ये रहा डाउनवर्ड पैराबोला। और वहीं पे ई टू द पावर +5t हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका ग्रोइंग हो जाएगा भैया, ग्रोइंग हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका ऊपर से ऐसा हो गया, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? जी हाँ। अब देखो अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, अगर यहाँ पे जैसे ये एक्स का एक्सपोनेंट मतलब एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया 1 है बेसिकली, तो हम लोग उसको 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बी माना हुआ है ना इस वाले इक्वेशन में, तो अगर हम लोग यहाँ पे बी डाल देते हैं तो ये देखो ये ग्राफ जो है आपका बी से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही जब डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो भी आपका वो बी से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ गिरते रहता है। ये बात आपको समझनी है। तो ये जो बेसिकली था ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये वाला जो है आपका ग्रोइंग हो गया, ये आपका जो है डिकेइंग हो गया, ठीक है। अगर हम लोग डिस्क्रीट टाइम की अगर बात करते हैं तो ये सब अभी इससे पहले जो हमने बात की थी वो कंटिन्यूस टाइम की थी। इसी तरह से अगर मैं डिस्क्रीट टाइम की बात करता हूं तो उसके अंदर जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल है एक्स ऑफ एन, वो आपका इस फॉर्मूले से गिवन है कि भैया एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ आर टू द पावर एन इंटू आर, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा, ठीक है। एक्सपोनेंट ये आपका किसके अंदर, डिस्क्रीट के अंदर है। और एक्सपोनेंट कंटिन्यूस के अंदर आपका एक्स ऑफ टी था जो कि क्या था, बी ई टू द पावर ए इंटू टी, ये आपका किस में था, ये आपका कंटिन्यूस में था। और ये वाला जो है ये वाला आपका किस में है, ये आपका डिस्क्रीट के अंदर है, ठीक है। डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है, जैसे उसके अंदर ए के ऊपर वैल्यू डिपेंड करती थी, इसके अंदर बेसिकली आपकी वैल्यू आर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपका आर अगर आपका आर 0 से 1 के बीच में है तो वो डिकेइंग है। अगर आपका आर 0 से 1 के बीच में है तो डिकेइंग है। आपको याद रखना है डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर आर के ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है। अगर आपका आर 0 से 1 के बीच में है तो वो डिकेइंग है, और अगर आपका आर ग्रेटर देन 1 है तो वो ग्रोइंग है, ठीक है भैया। देखो ग्रेटर देन 1 है, अगर आपका आर ग्रेटर देन 1 होता है, सपोज पहली बार में आर एन की वैल्यू 1 है, मतलब आर की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर एन, 1 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। सपोज r की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर n, n यहाँ पे अभी कुछ भी हो गया, मान लो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9,
4 की पावर 2 16, तो हर बार क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बेसिकली आपका ग्रोइंग हो गया। और वहीं पे अगर आपका आर नेगेटिव हो जाए, सपोज 1 ही हो जाए, 1 तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 1 यहाँ पे ये जो है लेस देन 1 है, तो मतलब कोई भी, जैसे ऐसा ले लो, आप ले लो 0.4 हो गया, तो 0.4 की पावर 2 कर दो, 0.5 की पावर 2 कर दो, तो ये क्या है, बेसिकली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि आपको देखो, आपका 1 की पावर 2 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, लेकिन इससे छोटे की पावर कुछ करोगे तो आपको 1 से भी छोटा मिलेगा, और ऐसे ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो छोटा 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 मिलते जाएगा आपको, ठीक है। सो मतलब 0.1 की पावर 2 और 0.2 की पावर 2, तो देखो ये जो है इतना है, तो अगला वाला इतना है, फिर उसके बाद 0 पॉइंट इतना है, ये आपका 0.3 ले लो, ये 0.2 ले लो, ये 0.1 ले लो, तो इतना छोटा छोटा आपको हर बार देखो डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये जो ग्राफ है डिक्रीजिंग के उसमें चला गया। सो बेसिकली यही था आपका क्या, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का चीज है कि क्या आपका डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर आपने देख लिया आर ग्रेटर देन 1 पे ग्रोइंग है, और आर 0 से 1 के बीच का जो भी वैल्यू है उसमें क्या है आपका, उसमें आपका डिकेइंग है। और वहीं पे आप कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस की बात अगर आप बात कर लेते हो तो वो ई टू द पावर पे डिपेंड करता है, ई टू द पावर ए टी पे, ए पे, जहाँ पे ए की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो आपका आपका जो एक्सपोनेंशियल है वो कैसा है, ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है, और ए अगर लेस देन 0 है तो आपका एक्सपोनेंशियल कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आप चीजें समझ पा रहे हो? देखो, फॉर आर लेस देन 0, अगर आर 0 से भी नीचे हो गया तो जो डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल एक्स ऑफ एन है, अज्यूम ऑल्टरनेटिंग सिग्नल फॉर द एन, आर की पावर एन इज पॉजिटिव फॉर एन इवन एंड नेगेटिव फॉर एन ऑड। देखो, आर की पावर एन ये जो है ये पॉजिटिव होगा फॉर एन इवन, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका एन इवन है, जैसे आर का स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये आर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपकी पावर ओड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपका जो यहाँ पे आर है, अगर आपका आर लेस देन 0 है, अगर आपका आर लेस देन 0 है, तो इसका मतलब हम लोग आर को सपोज मान लेते हैं -2, तो -2 की पावर अगर मैं कोई भी पॉजिटिव ले लूँ, कोई भी पॉजिटिव इवन ले लूँ, तो हमको मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे ऑब्वियसली एक पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक है। जबकि वहीं आर की पावर ओड ले लूँ, आर की पावर ओड ले लूँ, आर की पावर ओड ले लूँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है भैया, नेगेटिव मिलने वाला है। तो जब अगर आर हमारा लेस देन 0 है, तो उसके लिए ये दो केस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव आपको कहाँ पे मिलेंगे, इवन नंबर्स रखने के लिए, ऊपर एन की अगर वैल्यू इवन है, एन की अगर वैल्यू इवन है तो पॉजिटिव मिलेंगे, और एन की वैल्यू अगर आपकी ओड है, तो ओड है तो आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, जहाँ पे आर क्या है आपका लेस देन 0 है। तो ये कंडीशन भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में समझ में रखनी है कि आर अगर 0 और 1 के बीच में नहीं हुआ, आर अगर 0 1 से ग्रेटर देन नहीं हुआ, और अगर आर आपका लेस देन 0 हो गया, तब आप क्या करोगे भैया, तो आपकी ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, ये आपकी बेसिकली अप्लाई होती है। क्या आप चीजें समझ पा रहे हैं, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। साइनोसॉइडल सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल क्या होते हैं? साइनोसॉइडल सिग्नल नाम से ही पता चल रहा है कि भैया साइन से रिलेटेड कुछ होगा, कोस से रिलेटेड कुछ होगा, ऐसे सिग्नल्स आपके साइनोसॉइडल सिग्नल्स, ठीक है। अब देखो, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या आपका, ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक है, ये साइनोसॉइडल सिग्नल है। साथ में ये पीरियोडिक भी है, पीरियोडिक सिग्नल भी है। क्यों भैया? वो आप जानते हो, कोस साइन ये सभी क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। तो बेसिकली ये आपके क्या है, साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं, साथ में ये पीरियोडिक सिग्नल्स भी हैं, ठीक है। अब देखो, पीरियोडिक सिग्नल की कंडीशन आपको पता ही है, एक्स ऑफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, जहाँ पे टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा से, ये आप सब जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर, तो वो हमने जो एग्जांपल लिया था, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव वाला, ये वाला एग्जांपल किसके लिए, ये आपका कंटिन्यूअस के लिए। वहीं अगर डिस्क्रीट की बात करते हैं तो साइनोसॉइडल सिग्नल के अंदर एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए कॉस ये प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पे ये ओमेगा, ये ओम बोल दो, इसको कोई नाम दिया है क्या, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आप जब डिस्क्रीट के अंदर बात करते हैं तो डिस्क्रीट के अंदर आप बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओम मस्ट बी रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है ना। वही है बेसिकली, आप बस इतना याद रख लो कि इसमें हम लोग रेशनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, जो कि आपकी डिफाइन है इस ओम से, ठीक है। ये भी आपका पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब अगर आपका मतलब आप जब साइनोसॉइडल सिग्नल है तो वो पीरियोडिक सिग्नल होगा, और इसमें आपके जो पीरियड्स होते हैं n प्लस एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, ठीक है। मतलब अगर आप n के साथ कुछ भी शिफ्ट करो, तो अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो वो कैसे सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है। आप n शिफ्ट कर लो,
मतलब x ऑफ n के अंदर आप n शिफ्ट कर लो, लेकिन आपको वैल्यू x ऑफ n ही मिल रही है शिफ्ट करने के बावजूद भी, तो आपका जो सिग्नल है वो प्रीडिक्ट सिग्नल होता है। मतलब डिस्क्रीट के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू जो है फंडामेंटल केस के लिए 2 पाई m अपॉन ओम है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, ये है फॉर्मूला, आपको उधर भी बताया था, इधर भी फॉर्मूला है, n की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन ओम इंटू m, ये फॉर्मूला है n का, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 पाई ओम m का, जहाँ पे ओम क्या आपका एक रैशनल मल्टीपल होना चाहिए 2 पाई का, ओम जो है हमेशा एक मल्टीपल रैशनल मल्टीपल होना चाहिए 2 पाई का ही। और जो रिलेशन आती है साइनोसॉइडल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की, साइनोसॉइडल और कॉम्प्लेक्स, इसका जो रिलेशन है आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ये चीज समझनी है जो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये फॉर्मूला मतलब आपको हर जगह लगभग लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस को आसान भी बना देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ e टू द पावर j थीटा, ये रिलेशन आपको तो मतलब रट लेनी है कि e टू द पावर j थीटा क्या होता है भैया, cos थीटा प्लस j sin थीटा। बेसिकली ये जो रिलेशन है ये किस किस की है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल की भी है और साथ में एक्सपोनेंशियल, आई एम सॉरी, मतलब साइनोसॉइडल एंड साथ में कॉम्प्लेक्स, साइनोसॉइडल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की है, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइनोसॉइडल के टर्म्स भी हैं और एक्सपोनेंशियल मतलब ये रहा साइनोसॉइडल एंड कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो गए, ये साइनोसॉइडल कॉम्प्लेक्स टर्म्स, और ये आपकी रिलेशन जो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल के इसमें भी है। सो बेसिकली आपको जो रिलेशन याद रखनी है साइनोसॉइडल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की e टू द पावर j थीटा, ये इसका जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज cos थीटा प्लस j टाइम्स sin थीटा, ठीक है। अगर आपको कोई कह देते हैं जैसे x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, अगर आपको x ऑफ t दिया है e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, तो ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर at हमने पढ़ा था वो कि जो कि नॉर्मल, जो कि एक आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे j यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस सिग्नल की, ठीक है, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिग्नल, कौन से सिग्नल की, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ये आपका पीरियोडिक तभी कहलाएगा इफ e टू द पावर j ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट, इस t की जगह t प्लस कैपिटल T रख दो, ठीक है। ऐसा रखने से क्या हो जाएगा, e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n, ठीक है। e टू द पावर m प्लस n वाला फॉर्म ये बन रहा है e टू द पावर m प्लस n का, तो हम लोग उसको तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये आपका e टू द पावर j ओमेगा नॉट t मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर j ओमेगा नॉट कैपिटल T, ठीक है। ये वाली जो होती है ये आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और पीरियोडिसिटी के लिए अगर मैं बात करता हूँ e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, पीरियोडिसिटी के लिए इसकी जो वैल्यू है 1 मानी जाती है। सो बेसिकली e टू द पावर j ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट t है, क्योंकि ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। पीरियोडिक की हम लोग बात करते हैं तो पीरियोडिक के लिए जो पीरियोडिसिटी है e टू द पावर j ओमेगा नॉट t की वो 1 होनी चाहिए, तभी जाके आपका e टू द पावर j ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट t हो जाएगा, और आपका जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो एक पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा। तो दिस इज ट्रू फॉर फंडामेंटल पीरियड। अब आपका इसके लिए भी जो फंडामेंटल पीरियड है टी नॉट दैट इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नॉट, तो जो सिग्नल e टू द पावर j ओमेगा नॉट t है एंड e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा नॉट t हैव द सेम फॉर सेम फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। e टू द पावर j ओमेगा नॉट t ले लो या फिर e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t ले लो, इनका जो पीरियड है फंडामेंटल पीरियड इनका सेम है, क्योंकि आप e टू द पावर j ओमेगा नॉट t को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो cos ओमेगा नॉट t प्लस j टाइम्स sin ओमेगा नॉट t, ठीक है। हम लोग एक रिलेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है टी नॉट वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के। ये चीज तो आपको पता ही है कि टाइम पीरियड जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, टाइम पीरियड और ओमेगा नॉट क्या है, आपस में एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे ये फिगर देखो, ये है cos ओमेगा 1t, ये है cos ओमेगा नॉट ओमेगा 2t और ये है cos ओमेगा 3t, आपको इसी तरह से फिगर बना के दे दिया। इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है, इसका टाइम पीरियड t3 है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कौन से सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं। फॉर ऑल द अबाउट 3 साइनोसॉइडल ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, इसका ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है, इसका ओमेगा 3 है, ये तीन साइनोसॉइडल सिग्नल हैं। और हमको ये कह दिया है कि ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 3, इसका मतलब देखो ओमेगा 1 क्या है आपका बड़ा है ओमेगा 2 से, ओमेगा 2 आपका बड़ा है ओमेगा 3 से। तो टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं, टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं, इसका अगर टाइम पीरियड t1 है, इसका अगर टाइम पीरियड t2, इसका अगर टाइम पीरियड t3 है, तो जिसका जितना छोटा ओमेगा, क्योंकि टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
तो जिसका जितना ज्यादा छोटा ये उसका उतना ज्यादा बड़ा ये, तो टाइम पीरियड 3 जो सबसे ज्यादा, उसके बाद टाइम पीरियड 2 सबसे ज्यादा, उसके बाद टाइम पीरियड 1। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, जितना ज्यादा ओमेगा बड़ा उतना कम टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, अगर मैं बात करता हूँ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, इससे पहले मैंने जो बात की थी यहाँ पे, ये आपकी मैंने कंटिन्यूअस टाइम की बात कर ली थी। देखो e टू द पावर ज्योमेट्री, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। और अभी जो मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ, ये मैं बेसिकली आपसे बात करने वाला हूँ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, जो कि जे ओमेगा नॉट एन में होगा। वहां पे e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी था कंटिन्यूअस के अंदर। डिस्क्रीट की अगर बात करते हैं तो ये जे ओमेगा नॉट एन हो जाएगा। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड निकल के आता है दैट इज 2 पाई एम बाई एन, ये आपको पता है। जो पीरियड निकल के आएगा वो आपका 2 पाई एम बाई एन, ठीक है। जहां पे फॉर सम इंटीजर एम एन द फंडामेंटल पीरियड एन विल बी, अब यहाँ पे जो आपका पीरियड होता है दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा नॉट इंटू एम। और नॉर्मल केस में एक्सपोनेंशियल की अगर बात भी ना करें, नॉर्मल केस में भी मतलब एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स की अगर बात भी नहीं करते, तो नॉर्मल केस में भी जो टाइम पीरियड निकल के आता है डिस्क्रीट का दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा नॉट इंटू एम, ये आपकी एन की वैल्यू निकल के आती है। और इस वाले केस में भी आपका यही है, और हर जगह आपका यही निकल के आता है, ठीक है। सो बस ये था आपका क्या, साइनोसॉइडल, और हमने इस एक्सपोनेंशियल देखा, एक्सपोनेंशियल के बाद साइनोसॉइडल देख लिया, एक्सपोनेंशियल और साइनोसॉइडल और कॉम्प्लेक्स तीनों को मिक्स में देख लिया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड साइनोसॉइडल सिग्नल है। अभी तक हमने साइनोसॉइडल एक्सपोनेंशियल, अभी तक हमने क्या देखा, एक्सपोनेंशियली साइनोसॉइडल सिग्नल। अब जो हम बात करेंगे भैया एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड साइनोसॉइडल सिग्नल, ये कैसे सिग्नल्स हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मल्टीप्लीकेशन है साइनोसॉइडल सिग्नल का बाय अ रियल वैल्यू डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल रिजल्ट्स इन अ न्यू सिग्नल टू एज एन एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड साइनोसॉइडल सिग्नल। क्या बोल दिया भैया, जैसे एक्स ऑफ टी है, ठीक है, ए ई टू द पावर ए टी आपका एक सिग्नल है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अगर यहाँ पे ए नेगेटिव है, अगर यहाँ पे ए नेगेटिव है, या फिर ऐसा समझ लो कि अगर हम लोग इस यहाँ पे ई टू द पावर माइनस ए टी ऐसा लिख दें, ठीक है, ए को आप छोड़ दो, क्या है, कुछ नहीं, ए ई टू द पावर माइनस ए टी अगर मेरे पास इक्वेशन है, सो बेसिकली ये कैसा इक्वेशन होगा, इफ ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला डिकेइंग एक्सप्रेशन होगा। डिकेइंग एक्सप्रेशन होगा कि नहीं, देखो, the discrete time version of the exponentially damped sinus signal x of n is equal to a r की power sin of omega n plus 5 for the signal to decaying exponential with time the parameter r should lie in the range 0 से r less than 1। ये कंडीशंस आपको पता है। अगर आपको डिकेइंग वाले कंडीशन में आना है डिस्क्रीट के लिए, तो जो डिकेइंग वाले कंडीशन में डिस्क्रीट सिग्नल के लिए आपकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी, r के ऊपर डिपेंड करती थी। हमने बताया था a r की पावर n, a r की पावर n इंटू साइन ऑफ ये तो जो भी है फाइव एन प्लस 5, जबकि मैटर क्या करता है, आर की पावर एन। अगर आपका आर जो है 0 और 1 के बीच में है, अगर आर 0 और 1 के बीच में है, तो आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल, डिकेइंग सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल देखने को मिलेगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कंटिन्यूस टाइम के अंदर, तो कंटिन्यूस टाइम के अंदर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की अगर बात कर लें, तो अगर आपका एक्स ऑफ टी ए ई टू द पावर ए टी है, और अगर आपका ए लेस देन 0 हो जाए, तब भी आपको क्या है, आपको एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये तब तक मतलब ये देखो, ये धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर डीके हो जा रहा है पूरा का पूरा। सो इसे ही हम लोग डैम्प्ड साइनोसॉइडल सिग्नल कहते हैं कि मतलब। और इसके ऊपर हम लोग जब चर्चा करेंगे तो कहाँ पे चर्चा करेंगे, ये डैम्प्ड के बारे में, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, ये सब हम बहुत आगे जब चले जाएंगे, अपना शायद 3rd चैप्टर होगा या 4th चैप्टर, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के बाद की, मतलब जहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे होंगे, तब वहां पे हम लोग जो है इसके ऊपर और डेप्थ में चर्चा करेंगे। सो बेसिकली अभी आपको इतना ही जानना है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल का, ए आर की पावर एन, इतना आप ध्यान रख सकते हैं, क्या, ए आर की पावर एन साइन ऑफ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एन प्लस ऑफ फाई, जहाँ पे आर की वैल्यू आपकी लाई करेगी 0 से लेके 1 के बीच में। और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूँ आपकी क्या, कि इसकी कंटिन्यूस के लिए, तो कंटिन्यूस के लिए आपका जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ए टी होता है। अगर ए आपका लेस देन 0, तो ये ई टू द पावर माइनस ए टी हो जाता है। इसी तरीके से मतलब ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन शुरू हो जाते हैं, स्टेप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शंस, रेक्टेंगुलर पल्स। अब और बहुत कुछ हमको अभी रैंप सब कुछ यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्टेप फंक्शन। बहुत बहुत इन सब के यूज आने वाले हैं ग्राफ के अंदर।
ग्राफ प्लॉटिंग बेसिकली जो है सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि आपको सारे फंक्शंस कितने अच्छे से याद हैं और कितना उनकी प्रॉपर्टीज याद हैं। सो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, आपको जो भी मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ आपको वो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। तो स्टेप फंक्शन क्या कैसा दिखता है, तो ये भैया स्टेप फंक्शन का पहला नजर है, मतलब पहला लुक इसी तरह का होता है आपका स्टेप फंक्शन। आप जो बिल्कुल देख सकते हैं कि स्टेप फंक्शन किस तरह का है। ठीक है, स्टेप फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है आपका जीरो के लिए और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ठीक है, टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, और टी जीरो पे जो इसकी वैल्यू होती है वो लाइक टी जीरो से, मतलब टी जीरो की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो टी जीरो पे इनने हाफ लिख के रखा है बेसिकली। टी जीरो के लिए इसकी वैल्यू जो है हाफ है, टी लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू जीरो है, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू 1 है। तो मतलब जैसे ही हम लोग जीरो से आगे बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू 1 शुरू हो जाता है, और ये 1 जो है पूरा ऐसा नहीं, हर एक पॉइंट के लिए 1 है। टी 5 के लिए बात करें तो 5, टी 6 के लिए बात कर लेता हूँ टाइम 6 सेकंड का, 10 सेकंड का, इनफाइनाइट सेकंड का, तो सबके लिए स्टेप फंक्शन का वैल्यू क्या है, स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी से डिफाइन होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है 1 टी ग्रेटर देन जीरो। वहीं टी लेस देन जीरो की अगर बात करते हैं तो उसमें आपकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम वर्जन की अगर बात करते हैं तो यू ऑफ टी की जगह यू ऑफ एन हो जाता है। यू ऑफ एन जो आपका डिफाइन होता है सिर्फ और सिर्फ हर एक वैल्यू ऑफ मतलब एन अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से लेके बाकी एन तक आपकी वैल्यू हमेशा 1 आपको देखने को मिलेगी, और उसके छोटे से मतलब और एन अगर आपका नेगेटिव हो गया तो उसके लिए आपका जो डिस्क्रीट टाइम वर्जन है यूनिट स्टेप फंक्शन, ये आपको 0 दे देगा, 0 आपको दे देगा। ठीक है, देखो द यूनिट फंक्शन जो है अभी जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ये पर्टिकुलरली अ सिंपल सिग्नल है टू अप्लाई एज अ टेस्ट सिग्नल। हम लोग बेसिकली यूनिट सिग्नल को ही, यूनिट स्टेप फंक्शन को ही हम ऐसे अप्लाई करते हैं एज अ टेस्ट सिग्नल, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका जो वैल्यू है 1 होता है, 1 को किसी भी दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको कोई उसका इफेक्ट आने नहीं वाला, क्योंकि हमको वही चीज वापस मिल जाएंगी। ठीक है, और हमारा जो यूनिट स्टेप फंक्शन है ये यूजफुल होता है बिकॉज आउटपुट ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू अ स्टेप इनपुट रिवील्स अ ग्रेटर डील अबाउट हाउ क्विकली द सिस्टम रिस्पॉन्ड टू अब्रप्ट चेंज इन द इंटरप्ट इनपुट सिग्नल। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन आपका यूजफुल क्यों है, क्योंकि जो आउटपुट होता है सिस्टम का, आउटपुट ऑफ अ सिस्टम किसी भी स्टेप इनपुट reveals a great deal about how quickly the system responds to an abrupt change in the input signal। देखो इसका मतलब यही है कि जैसे अगर यूनिट स्टेप की बात करते हैं तो अगर कोई भी चेंज आता है, यूनिट स्टेप सिग्नल बेसिकली आपका जंप सिग्नल है। जैसे अभी ये 1 पे है, ठीक है, अभी अभी हमारा हम लोग 1 पे, सडनली मान लो एक यूटी आपका आ जाता है 2 यूटी हो जाता है, तो 2 यूटी क्या कर देगा, उसको सडन जंप दे देगा और अब ये 2 पे आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो है बहुत ही क्विक है, ये जो है आपका जंप सिग्नल होता है, इसको आप जंप से भी डिनोट मतलब जंप से भी जाना जाता है। और ऐसा सिमिलर ही ये मतलब डिस्क्रीट में भी यही है और कंटिन्यूअस में भी यही चीज देखने को मिलती है। इफ यू वांट अ सिग्नल टू स्टार्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो, अगर हमको एक सिग्नल को टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करवाना है सो दैट इट हैज वैल्यू ऑफ जीरो, वी नीड टू मल्टीप्लाई द सिग्नल बाय यू ऑफ टी। अगर हम चाहते हैं, मान लो कि कोई भी सिग्नल, जैसे अभी ये मेरे पास एक सिग्नल है माइनस ऑफ मेरे पास एक सिग्नल है क्या कि भैया मेरे पास एक गिवन सिग्नल है जो कि पहले टी लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव है। ठीक है, मतलब टी लेस देन जीरो पे वो डिफाइंड है सिग्नल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस सिग्नल को भैया मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन करना है, तो मैं उसके मल्टीप्लाई कर दूंगा यू ऑफ टी से। तो जैसे ही मैं यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके पहले जितना भी जीरो से पहले का है वो सारा जीरो हो जाएगा, और सिर्फ वो जो ऊपर वाला फंक्शन था वो डिफाइन हो जाएगा जीरो से लेके आगे तक की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब देखो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर पल्स। अब हम लोग एक पल्स ले रहे हैं फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 से टी इज इक्वल टू 3। अभी हम लोग यहाँ पे एक प्रूफ है, शायद देख लेते हैं क्या चीज है। तो अभी हम लोग ने एक पल्स ले लिया टी इज इक्वल टू 1 से 3 के लिए, देखो ये हमने एक पल्स बना लिया टी इज इक्वल टू 1 से 3 के लिए। नाउ इट कैन बी डिराइव फ्रॉम डिलेड यूनिट इम्पल्स फंक्शन एज शोन हियर। ये हमारे पास एक्स ऑफ टी है, ये हमने 1 से 3 कर लिया है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इसमें एक्स यू ऑफ टी माइनस वन कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक्स ऑफ टी था, लेकिन मैं डिफाइन कर रहा हूँ यू ऑफ टी माइनस वन। तो यू ऑफ टी माइनस वन का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा भैया, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग करना है कितना, 1 से एक तरफ आगे, ये 1 था, 1 ऑफ 3 है। ठीक है, लेकिन एक चीज रखनी, यू ऑफ टी बेसिकली आपका क्या होता है, यू ऑफ टी बेसिकली आपका होता है कि भैया आप जो है यू ऑफ टी है ना, यू ऑफ टी आपका बेसिकली ऐसा सिग्नल जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की डिफाइन है। ठीक है, जैसे यहाँ ये 1 से था तो इसने 1 से लेके आगे तक लेके चला गया। ठीक है, अब देखो ये आपका यू ऑफ हो गया टी माइनस वन के लिए। ऐसे ही माइनस यू ऑफ टी माइनस थ्री अगर मेरे को ग्राफ बनाना है
माइनस ऑफ यू टी माइनस 3। तो सबसे पहले मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन लेकिन कैसा, माइनस है इसका, तो देखो माइनस है, यहाँ पे टी माइनस 1 है, मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और इधर u के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव रहने दिया। जैसे अगला देख लो, और एग्जांपल से क्या, हाँ अगला है आपका रेक्टेंगुलर पल्स। रेक्टेंगुलर पल्स क्या कहता है भैया, रेक्टेंगुलर पल्स में आपको एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है तो कर लो। जैसे ये आपका एक पल्स दे दिया है, ए है, यहाँ पे ये माइनस ए से ए जा रहा है, ठीक है, तो एक्स ऑफ टी अभी आपको क्या कह दिया है, एक्स ऑफ टी की वैल्यू जीरो के लिए, जीरो के ऊपर जीरो पे ए है आपका, और माइनस ए से लेके ए में, मतलब जीरो से लेके जीरो लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, इन सभी के लिए, और टी ग्रेटर देन जीरो, मोड ऑफ टी ग्रेटर देन जीरो, जीरो, जीरो लेस देन मोड ऑफ टी लेस देन इक्वल टू ए। अच्छा, हाँ ठीक है, तो देखो जीरो से लेके ए तक की अगर मैं बात करता हूँ, जीरो से ए तक की बात करते हैं, तो जो टी की वैल्यू है आपकी कितनी है, कैपिटल ए है, जीरो से लेके जीरो से लेके ए तक, लेस देन इक्वल टू ही बोल दिया है, तो अभी यहाँ पे आप टाइम नेगेटिव भी डालेंगे ना, टाइम नेगेटिव भी डालेंगे तो भी वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके ट्राइंगुलर के अंदर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका मोड है, मोड क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव बना देगा, तो बेसिकली जीरो माइनस ए से लेके आपका ये जो वैल्यू है ए दे दिया है, ठीक है, ये आपका इम्पल्स रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन होता है। आपको कोई रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन बनाने को बोल दे तो माइनस ए से ए, आप यहाँ पे ए लिख दो, कोई 1% दिक्कत नहीं है, आप कह दो ये जो है फंक्शन टी ग्रेट मोड ऑफ टी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। देखो इस ए के बाद से, ए के बाद से क्या है, ए के बाद से ये फंक्शन जीरो है, ए माइनस ए से पहले ये फंक्शन जीरो है, लेकिन माइनस ए से ए के अंदर इसकी वैल्यू ए है, बस इतना ही आपको याद रखना है रेक्टेंगल पल्स के अंदर। इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, इम्पल्स फंक्शन डिस्क्रीट टाइम के अंदर आपको याद रखना है कि भैया डिस्क्रीट टाइम के अंदर डेल ऑफ एन की वैल्यू, डिस्क्रीट टाइम के अंदर डेल ऑफ एन की वैल्यू आपकी जीरो के लिए, सिर्फ और सिर्फ एन इज इक्वल टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू एन होती है, बाकी एन अगर जीरो नहीं है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसे ही कंटिन्यूस टाइम के लिए अगर आपके पास इम्पल्स फंक्शन है डेल्टा टी, तो सिर्फ और सिर्फ टी इज इक्वल टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू वन होती है, बाकी सभी केसेस के लिए टी अगर जीरो नहीं है, बाकी सभी के लिए इसकी वैल्यू जीरो होती है। आपको ये चीज समझनी होगी। तो द कंटिन्यूअस टाइम वर्जन ऑफ द यूनिट इंपल्स इज डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी, जितने भी टी नॉट इक्वल टू जीरो उसके लिए डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, और आपका जो डेल ऑफ टी जीरो के लिए अगर बात करता हूं तो उसकी वैल्यू वन निकल के आ जाती है। द इम्पल्स डेल्टा टी जो है हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इसे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी और कहते हैं, डेल्टा टी को हम लोग दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, वी कैन विजुअलाइज एन इम्पल्स फंक्शन एज अ टॉल नैरो रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ यूनिट एरिया एंड द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पब्लिक इज वेरी स्मॉल। सो अब यहाँ पे ये देख लो, आपका ये जो है इसका कुछ विजुअलाइजेशन है, आपको इतना सब कुछ नहीं जानना है, आप बस इतना याद रखो कि डेल ऑफ टी जो है आपका डिफाइन होता है सिर्फ और सिर्फ जीरो के लिए, जीरो के लिए डिफाइंड है, बाकी हर एक वैल्यू के लिए ये जीरो है। देखो बाकी हर एक वैल्यू के लिए जीरो है, सिर्फ और सिर्फ जीरो पे इसकी जो वैल्यू होती है डेल्टा टी की, वो आपकी वन निकल के आ जाती है। ऐसे ही आपका डेल ऑफ एन जो है ये आपका डिफाइन है सिर्फ और सिर्फ जीरो, एन की वैल्यू जीरो के लिए, बाकी अगर एन की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू उसके लिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब जो इम्पल्स डेल्टा टी है और यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी है आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो जो यूनिट स्टेप फंक्शन, जो इम्पल्स फंक्शन डेल टी और जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं, ठीक है। डेल्टा टी को अगर आप मतलब इम्पल्स फंक्शन को, अगर आप इम्पल्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, इम्पल्स फंक्शन को आप अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन को आप जब डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको एक मतलब इम्पल्स फंक्शन को जब आप इम्पल्स फंक्शन, हाँ जी, अगर आप इम्पल्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपको बेसिकली मिल जाता है स्टेप स्टेप फंक्शन, ठीक है, आपको स्टेप फंक्शन देखने को बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप इम्पल्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको स्टेप फंक्शन देखने को मिल जाएगा, और वहीं पे अगर आप स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको एक डिफरेंशियल इम्पल्स फंक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी हैं, अगर आप इम्पल्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, इम्पल्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको स्टेप देखने को मिल जाएगा, और स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको ये जो अभी हमने किया कौन सा इम्पल्स फंक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ के लिए फॉर्मूला यही आपको याद रखना है, ये रहा। अगर आप किसी स्टेप सिग्नल को इम्पल्स में डालते हैं, मतलब उस स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं, डेल ऑफ टाउ डी टी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, जीरो से इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यू टी है, यू टी आपका स्टेप सिग्नल है, वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है जीरो से इन्फाइनाइट केस में, तब आप आसानी से काफ़ी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टी जो है डेल ऑफ टाउ डी टी है, डेल ऑफ टी की जगह आप टी माइनस टाउ डाल दीजिए डी टी,
बहुत आसानी से हो जाएगा। और डिस्क्रीट की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिस्क्रीट के अंदर भी सेम केस है, लेकिन इंटीग्रेट की जगह वहाँ पे आपका एडिशन हो जाता है, सिग्मा लग जाता है, सिग्मा डेल ऑफ एन माइनस के, या फिर जीरो से लेकर इन्फाइनाइट के लिए सिग्मा डेल ऑफ एन माइनस के, या फिर के अगर माइनस इन्फाइनाइट से एन पूरा ले लें तो डेल ऑफ के, डेल ऑफ के। वरना आपका क्या करना होता है, एक शिफ्ट आगे ले लो, क्योंकि जीरो से पहले तो आपका डिफाइन नहीं होगा, तो आपको वन से स्टार्ट करना है तो आप वन से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना कोई भी टी स्टेप आगे ले लो और वहां से आप जीरो से लेके इनफाइनाइट तक उसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपका जो है आपको एक स्टेप सिग्नल मिल जाएगा। स्टेप सिग्नल को अगर आप स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएट फंक्शन। अगर आप डिफरेंशिएट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, अगर आप इम्पल्स फंक्शन स्टेप फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, स्टेप फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे, स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे आपको मिल जाता है एक इम्पल्स फंक्शन, और इम्पल्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे आपको मिल जाता है स्टेप फंक्शन। क्या चीज़ें क्लियर हो रही है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इम्पल्स फंक्शन की आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये वाली है, जी हाँ, डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी। इसका मतलब इम्पल्स फंक्शन कैसे फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इम्पल्स फंक्शन कैसे हैं, इवन फंक्शन है। अगला प्रॉपर्टी देखो, अगर आप किसी भी सिग्नल को इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी सिग्नल को इवन फंक्शन से इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हर पॉइंट पे जो है एक्स ऑफ जीरो डेल टी, एक्स ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, एक्स ऑफ टी नॉट डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये लिखा हुआ है देखो, एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, जब आप टी को जीरो लेते हो तो एक्स ऑफ जीरो और डेल ऑफ जीरो वन हो जाएगा, बाकी डेल ऑफ जीरो आपका वन हो जाएगा, एक्स ऑफ जीरो डेल ऑफ जीरो आपका वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉमा एक्स ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, और यहाँ से आपको तो ये तो वन हो ही गया, तो वन कोमा एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट, तो एक्स ऑफ टी नॉट इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। ओके, क्योंकि डेल ऑफ टी वन है तो एक्स ऑफ जीरो इंटू एक्स ऑफ जीरो हो गया। तो बस आपको ये दो ही चीज़ देखने को मिलेगी, या तो एक्स ऑफ जीरो है, या आप जो है दूसरा कोई भी एक्स ऑफ टी लेके डेल ऑफ टी माइनस टी नोट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। सो एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी का यही मल्टीप्लीकेशन का ये कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ यहाँ पे अलग सीख रहे हो। जैसे एक्स ऑफ टू लेता हूँ तो कोमा एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या है, टू है, मतलब यहाँ पे टू, एक्स ऑफ टू इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी टू। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स ऑफ टू कैसे निकल जाएगा भैया, एक्स ऑफ टू के लिए आपको उधर पटकना है इक्वेशन के अंदर, टी की वैल्यू को डालना है टू, और बस अब वहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप चीज़ समझ पा रहे हैं, क्या आपको चीज़ समझने में कोई दिक्कत हो रही है? चलो अब देखो, किसी भी इम्पल्स फंक्शन को डेरिवेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग करते हैं, इम्पल्स फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, तो आपका सम क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट डेल ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही एफ ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आपके पास है, और यहाँ से डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी है, तो डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट और यहाँ पे एफ ऑफ टी है। सो बेसिकली एफ ऑफ टी जो है यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको जीरो मिल रहा है, टी ऑफ जीरो। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल भी बन के आते हैं, और हम वो एग्जांपल्स जो है सॉल्व करके देख लेंगे। सॉल्व करने से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब रैंप फंक्शन है, रैंप फंक्शन के बाद आपका जो है सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन के बाद आपका फिर सिस्टम शुरू होता है कि भैया